हाय एवरीवन, क्लास 10 के लाइट चैप्टर के 6th वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आपको अवतल दर्पण की सहायता से अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब दूरी u और उसके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब दूरी v एवं उसके फोकस दूरी f के बीच संबंध को दिखाएंगे बच्चों, जिसे कि दर्पण सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो क्या क्या सिद्ध करेंगे? भी यू और एफ के बीच संबंध, और वो संबंध होता है 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। इसी बात को हम लोग प्रूव्ड करेंगे। तो सूत्र में जिन बातों को हमें प्रूव करना होता है वो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि ये सारे के सारे किस किस पोजीशन पे है। वो पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए, सारे के सारे दूरी है। देखिए, यह है प्रतिबिंब दूरी, यह है वस्तु दूरी और यह है फोकस दूरी। तो सारे के सारे दूरी से ही रिलेटेड चीज है। तो ये सारे दूरी दर्पण से कहाँ पर कौन है, इन सारों को अभी हम लोग जानेंगे। तो आप जानते हैं बच्चों, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और इसके अंदर एक चिन्ह परिपाटी होता है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग को जानना होता है कि दर्पण में सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। जिस तरह निर्देशांक अक्ष में x ये होता है x अक्ष मूल दोनों, और ये होता है y अक्ष। दोनों x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ एक दूसरे को काटता है बच्चों, उसको कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, और मूल बिंदु से दाईं ओर की जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और बाईं ओर की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और ऊपर ओर की जो दूरी होती है वो भी धनात्मक, और नीचे ओर की जो होती है वो ऋणात्मक। तो वह ये यहाँ भी ये चीज़ लागू होने वाला है जिसे चिन्ह परिपाटी के नाम से जाना जाता है। यानी चिन्ह परिपाटी का उपयोग होगा बच्चों। देखिए, तो ये आपका पोल हो गया मूल बिंदु। इधर पोल से दाईं ओर जो भी डिस्टेंस होगा सब पॉजिटिव, बाईं ओर जो भी होगा सब निगेटिव, ऊपर जो भी होगा सब पॉजिटिव, नीचे जो भी होगा सब निगेटिव होगा। और एक बात कि वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, यानी कि बाईं ओर रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है बच्चों। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये यूज होने वाला है। ठीक है, इसको नहीं मिटाएंगे बच्चों, इसका अभी यूज है। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, स्टेटमेंट लिखिएगा। माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C एवं मुख्य अक्ष PC है। अब देखिए, हमको फोकस भी चाहिए, और फोकस पता करने के लिए आपतित प्रकाश हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लिया जाता है। तो हम वक्रता केंद्र C से थोड़ा आगे यानी C से परे एक वस्तु AB ले लेते हैं, और A से 2 किरण आपतित कराते हैं दर्पण पर। एक किरण का नाम है AM1 जो कि मुख्य अक्ष के पैरेलल है, और दूसरा किरण है AM2 जो कि वक्रता केंद्र C से होकर आपतित होती है। तो 2 किरण हम लोग लिए हैं, दोनों का हम लोग कंडीशन जानते हैं कि जब भी एक है पैरेलल और दूसरा है सेंटर से होते हुए, तो जो प्रकाश किरण पैरेलल आपतित होगा वो रिटर्निंग के बाद हमेशा फोकस से होके जाएगा। आप जानते हैं इस बात को, लेक्चर 2 में पूरा क्लियर कर दिए हैं। और सेंटर से जो प्रकाश किरण आपतित हो रहा है वो सेंटर में ही वापस आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों परावर्तित प्रकाश एक दूसरे को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर काट रहा है बच्चों। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये जो काट रहा है, जहाँ पर दोनों परावर्तित प्रकाश ए से निकला हुआ जो 2 परावर्तित प्रकाश है, एक का नाम है M1D और एक का नाम है M2A। ये दोनों परावर्तित प्रकाश की बात कर रहे हैं हम। दोनों यहाँ पर काटा है, तो इसी बिंदु पर इसका प्रतिबिंब है, इसी बिंदु पर इसका प्रतिबिंब है। तो यहाँ से अगर हम लंब डाल देंगे तो पूरा ये भी का प्रतिबिंब है ये। तो इस तरह से हमें प्रतिबिंब दूरी मिल जा रहा है बच्चों। क्या मिल जा रहा है? प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी कहाँ है? C से परे है, यानी P से B तक की दूरी को हम लोग कहेंगे वस्तु दूरी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको U लिख देते हैं बच्चों।
अब प्रतिबिंब कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो इस दूरी को हम लोग भी लिख देते हैं। चलिए किधर लिख दें, जगह कम है, चलिए यहीं पर लिख देते हैं बच्चों। और फोकस दूरी आप जान रहे हैं पी से एफ के बीच की दूरी को कहते हैं। फिगर थोड़ा छोटा बन गया बच्चों। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको छोटा एफ से सूचित करते हैं। और फोकस दूरी को फोकसांतर भी बोला जाता है बच्चों, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा आप। ठीक है, तो तीनों चीज मिल गया। ए भी वस्तु है, बी डैश स्टेटस उसका प्रतिबिंब है, और पी एफ इसका फोकस दूरी है, जिसको छोटा एफ से हम लोग इंडिकेट करते हैं। इस बात को प्रूव कैसे करेंगे, देखिएगा बच्चों। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज एक सिमिलर त्रिभुज है, मानी समरूप त्रिभुज। कैसे कह सकते हैं आप, देखिए ध्यान दीजिए, इस टाइप का दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप का दोनों दिख रहा है, देख रहे हैं ये दोनों। और यह अगर 90 है तो यह 90 है, ये कोण और ये कोण बराबर है। कैसे, दोनों के दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो तो हम उसको कह सकते हैं कि दोनों समरूप त्रिभुज है। तो समरूप सिद्ध भी कर सकते हैं या बगैर सिद्ध किए डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक त्रिभुज को आप समरूप सिद्ध कर लें, फिर आगे के लिए इसी प्रकार कर देंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा, एक बात ध्यान रखें बच्चों, यहां पर हम लोग आपतित प्रकाश यह एक है, एक यह है, ये इधर चला गया और ये आपस इधर आ गया। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, फिर ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। उसको अपने मन से मैंने लिखा है, क्या लिखा है, तो यहां से हमने लंब डाल दिया है बच्चों। तो उसको वो चीज आपके रचना में आ गए, वो आपके किरण आरेख के अंतर्गत वो बात नहीं है। तो रचना में लिख दीजिए आप यहीं पर। पहले सारा स्टेटमेंट लिखने के बाद जितना भी बात मैंने कहा वो सारे के सारे स्टेटमेंट हैं, वो सारे बोल लेने के बाद आप पहले रचना लिखेंगे और तब जा करके प्रमाण करेंगे और आगे बढ़ेंगे बच्चों। हाँ, तो देखिए रचना में क्या लिखिएगा, रचना M1 से M1Q परपेंडिकुलर BP खींचे। प्रमाण में आइए, जगह बचाने के चक्कर में मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों। प्रमाण में देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, चूंकि कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, क्यों बराबर है, तो शीर्षाभिमुख कोण आप देख पा रहे हैं बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा है कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी, क्यों बराबर है, तो यह भी प्रत्येक 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, एंगिल समरूपता कसौटी से, एंगिल समरूपता कसौटी से। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भाग समानुपाती होते हैं या संगत भुजा समानुपाती होते हैं। अब चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा समानुपाती होती है, इसीलिए
त्रिभुज, सॉरी, इसीलिए ध्यान दीजिए ए बी बटे ए डैस्ट बी डैस्ट, ए बी लंब है तो दूसरा का लंब ए डैस्ट बी डैस्ट, इसका लंब ए बी है तो इसका ए डैस्ट बी डैस्ट, इसका आधार बी सी है तो उसका आधार बी डैस्ट सी है, इसका आधार बी डैस्ट सी। आप इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को, ये दोनों भी उसी तरह सिमिलर है। कैसे? यह कोण और यह कोण आप देख पा रहे होंगे बराबर है। इस कोण का नाम है पी डैस्ट एफ ए डैस्ट और इसका नाम है M1 FQ, दोनों बराबर है और 1 90 90 दोनों का बराबर है, तो ये भी समरूप है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार समरूप त्रिभुजों क्या क्या नाम है भाई? ए डैस्ट बी डैस्ट, सॉरी, ए डैस्ट बी डैस्ट एफ या M1 FQ, M1 FQ तथा M1 FQ तथा ए डैस्ट एफ बी डैस्ट, ए डैस्ट एफ बी डैस्ट। चूंकि दोनों का फिर से क्या करेंगे हम लोग, दोनों का यहां भी आधार आधार करते हैं बच्चों, तो एफ या दोनों का लंब लंब ही करते हैं, तो उसका हो जाएगा M1Q, इसका हो जाएगा M1Q बटे ए डैस्ट बी डैस्ट, M1Q बटे ए डैस्ट बी डैस्ट, और इसका हो जाता है आधार आधार M1Q के बाद FQ, FQ बटे बी डैस्ट एफ, ठीक है। अब आप देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे कि यह और यह पैरेलल है। दो लाइन अगर पैरेलल रहे, आप देख सकते हैं, तो दोनों लाइन के बीच कहीं भी दो लाइन अगर हम खींच दें या कितनों लाइन खींचें, सब लाइन बराबर होता है बच्चों। आप जानते हैं इस बात को, जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, सभी लाइन बराबर होंगे। आप अपने वर्ग कक्ष के दोनों दीवार को देख रहे, अगर पैरेलल है तो आमने सामने का दीवार भी पैरेलल होता है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल होगा, और पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर M1Q होगा। क्या लिखेंगे इसको, देखिए, चूंकि ए M1 पैरेलल BP, इसीलिए ए बी बराबर M1Q। अब देखिए समीकरण 1 में हम M1Q की जगह ये भी रख देंगे, ठीक है। इसलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ए बी बटे ए डैस्ट बी डैस्ट, देखिए यहाँ M1Q की जगह हम ए बी रख रहे हैं बच्चों, क्योंकि M1Q और ए बी बराबर है। आप चाहें तो इसको समीकरण 3 का नाम दे सकते हैं। तो ए बी बटे ए डैस्ट बी डैस्ट बराबर FQ बटे बी डैस्ट एफ। आप इसको 4 नाम दे दीजिए। अब 1 और 4 को देखिए, 1 और 4 दोनों का LHS इक्वल है, तो हम समझ सकते हैं कि RHS भी इक्वल होगा। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 4 से BC बटे बी डैस्ट सी बराबर, यहां पर है FQ बटे बी डैस्ट एफ। इसको आप 5 बना दीजिए बच्चों। अब देखिए तो क्या ये चारों के चारों P से रिलेटेड है, या फिर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी है? अगर नहीं है तो इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए BC कहाँ पर है, तो BC यहाँ पर है बच्चों, BC यहाँ पर ही, दोनों BC P से रिलेटेड नहीं है, इसको रिलेशन बना देंगे। बी डैस्ट एफ कहाँ पर है, देखिए बी डैस्ट एफ ये भी P से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। FQ कहाँ पर है, FQ ये भी नहीं है, और बी डैस्ट एफ फिलहाल अभी तक कोई भी हमारा वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तब क्या करें वो आप देखिए। आप समझिए कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो M1 P के निकट होगा, और M1 जितना P के निकट होगा वो Q कहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ये जो
M1 क्यू यहाँ पर है, वो क्यू थोड़ा दूर चलता जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस फिगर से के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। M1 क्यू लंब है, यानी यहाँ से लंब डाले, यहाँ पर M1 था तो क्यू यहाँ पर था। अगर सोचिए, अगर M1 यहाँ होता तो क्यू यहाँ होता, अगर M1 यहाँ होता तो क्यू यहाँ पर होता, अगर M1 यहाँ होता तो क्यू यहाँ पर होता, अगर M1 यही होता तो क्यू यही होता। तो समझ सकते हैं कि M1 अगर P के निकट हो तो क्यू कहाँ पर हो जाएगा, P पर होगा, और तब FQ हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, तो PF बन जाएगा, FQ बन जाएगा PF। ठीक है, यही बात आप यहां लिखेंगे। अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो और M1 P के निकट हो, तो Q P पर स्थित होगा, P पर स्थित होगा। मैंने अभी आपको समझाया कैसे होगा। इसीलिए तब जो QF है या FQ जो है वो आपका बन जाएगा PFP। इसलिए FQ बराबर FP। अब FP देखिए, यहाँ FQ यहाँ पर है, समीकरण 5 में हम FQ की जगह FP डाल देंगे या PFP लिखते हैं, अच्छा लगेगा। इसको भी QF कर देते हैं, अच्छा लगता है सुनने में। यहाँ भी बच्चों QF कर देते हैं, गलत नहीं है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है और कोई बात नहीं है। QF अच्छा लग रहा है, सब जगह है ना, QF। यहाँ भी लिख देते हैं QF बराबर PF। अब देखिए Q की जगह पर P हो गया। Q मैंने क्यों नाम चेंज किया, इसके पीछे कारण सुनिए। Q से P बना दिए, QF से PF बन गया। PF मतलब पोल से फोकस की दूरी, यानी फोकस दूरी। और उल्टा अगर लिखते FP लिखते तो सुनने में उल्टा लगता है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया बच्चों। तो QF बराबर PF, इसलिए समीकरण 5 से, इसलिए समीकरण 5 BC बटे B डैश C बराबर PF बटे B डैश F। ये हो गया आपका समीकरण 6। अब यहां पर हम लोग चिन्ह परिपाटी लगाएंगे बच्चों। फिलहाल आप यहां तक कॉपी कर लें, वीडियो को रोकते हुए, फिर हम इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, मिटा रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ तक छोड़ दिया है, उससे आगे ले जाते हैं। अब चिन्ह पर, सब में चिन्ह परिपाट लगाएंगे, यानी सब में पोल हम इन्वॉल्व करेंगे। P से सारी दूरी को कनेक्शन कर देंगे बच्चों। कैसे करेंगे देखिए, BC कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो BC को आप PB माइनस PC लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। B डैश C यहाँ पर है, इसको आप PC माइनस PB डैश लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, PF तो खुद P से कनेक्शन है, उसको कुछ नहीं करना है। B डैश F यहाँ पर है, इसको आप PB डैश माइनस PF लिख सकते हो बच्चों। BC को लिखेंगे PB माइनस PC, और फिर B डैश C को लिखेंगे PC माइनस PB डैश, और PF को कुछ नहीं करेंगे बच्चों, और B डैश F को लिखेंगे, B डैश F को PB डैश
पी बी डैश माइनस पी एफ। अब इन सब में चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। अब चिन्ह परिपाटी से अब चिन्ह परिपाटी से पी बी देखिए किधर है, बाईं ओर है कि दाईं ओर है, फिगर देखिए पी बी बाईं ओर है और बी पर वस्तु है यानी ये वस्तु है यू, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस यू, बाईं ओर है इसलिए माइनस लिख रहे हैं बच्चे। पी सी कहाँ पर है देखिए तो बाईं ओर है और सी पर सेंटर है यानी वक्रता त्रिज्या है। पिछले लेक्चर में हमने प्रूव किया है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। हम सवाल उठता है कि आप फोकस क्यों बात किए, क्योंकि हमारा जो संबंध है वो त्रिज्या संबंध में कहीं त्रिज्या नहीं है, प्रतिबिंब दूरी है, वस्तु दूरी है और फोकस दूरी है, तो त्रिज्या को हम लोग फोकस दूरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पी सी के जगह कितना लिखेंगे, -2f लिखेंगे क्योंकि बाईं ओर है। देखिए पी सी हो गया पी बी डैश, पी बी डैश देखिए तो कितना है, पी बी डैश बराबर है, कहाँ पर है पी बी डैश, ये बी डैश पर प्रतिबिंब है और इस दूरी को हम लोग भी नाम दिए हैं। देखिए क्या नाम दिए हैं, भी नाम दिए हैं बच्चों, किधर, हाँ यहाँ लिख दिए नीचे में। तो बाईं ओर है इसलिए क्या लिखेंगे इसको, -b, ठीक है। तो इसका हो गया। पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, वो भी बाईं ओर है इसलिए इसको भी क्या लिखेंगे, -f। देखिए पी बी डैश जिक्र हो चुका है, पी एफ जिक्र हो चुका है। इन सब का मान यहाँ रख दीजिए आप, इसको लिख दीजिए समीकरण 6 हो गया था, इसको 7 लिख दीजिए। इन सब का मान समीकरण 7 में रखने पर, इन सब का मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर, 7 में रख रहे हैं बच्चों। पीबी की जगह कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे आप, -u माइनस पीसी की जगह -2f बट्टे फिर पीसी की जगह -2f माइनस पीबी डैश की जगह -v इक्वल टू पी एफ की जगह -f, पीबी डैश की जगह -v और पी एफ की जगह -f। क्या ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लेंगे एक बार, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। पीबी की जगह -u, ठीक है, माइनस पीसी के जगह पर -2f, ठीक है, पीसी के जगह -2f माइनस पीबी डैश के जगह पर -v, ठीक है, इक्वल टू पी एफ हो गया -f, फिर पी बी डैश की जगह पर लिख रहे हैं -v -f। सही है बच्चों। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है इसको। -u प्लस 2f बट्टे -2f प्लस v इक्वल टू -f बाय -v प्लस f को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए। इधर से देखिए 2f स्क्वायर -vf, इधर देखिए uv -uf -2vf प्लस 2f स्क्वायर। देखिए 2f स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया, -vf इधर है, उधर -2vf है, उसको इधर ले आइए तो 2vf -vf और uf इधर माइनस में इधर ले आइए तो ये हो गया प्लस uf और u भी उधर ही रहने दीजिए। इसको मिटा देते हैं बच्चों राइट साइड, क्योंकि वो प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसको हम मिटाते हैं बच्चों। देखिए 2vf में vf जाएगा तो एक vf बचेगा प्लस uf इक्वल टू uv। ध्यान देंगे uv और f का ही है तीनों, और हमारे जो संबंध निकालना है उसमें 1/v वेरिएबल जो दिख रहा है uv तीनों नीचे में है और इसमें ऊपर में है, तो ऊपर वाला हटाने के लिए uvf से दोनों तरफ भाग दे देते हैं, uvf से दोनों और
यू भी एफ से भाग देने पर। चलिए बच्चों भाग दे रहे हैं, ये भी एफ बटे यू भी एफ, ये हो गया यू एफ बटे यू भी एफ इक्वल टू यू भी बटे यू भी एफ। देखिए क्या क्या कटेगा, इसका भी एफ और भी एफ जाएगा, इसका यू एफ और यू एफ जाएगा, इसका यू भी और यू भी जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें 1/u बचता है, इसमें 1/v बचता है और इसमें 1/f बचता है। तो देखिए प्रूव हो गया है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। केवल इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे।